नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। म्यांमार अफीम के उत्पादन में अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि अभी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करने वाला कंट्री बन गया है म्यांमार। ध्यान रखिएगा, म्यांमार का जो अफीम का उत्पादन है अनुमानतः बताया गया है कि लगभग 1080 मीट्रिक टन हो गया है। 1080 मीट्रिक टन हो गया है। वहीं अफगानिस्तान का जो अफीम का उत्पादन है 95% तक गिर गया है। 95% तक गिर गया है, यानी कि टोटल कितना टन हो गया है? 330 टन हो गया है। 330 मीट्रिक टन हो गया है, यानी कि जो अफगानिस्तान में जहां सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था अफीम का, अभी वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में इस समय जब से तालिबान का कब्जा हुआ है, तालिबान का शासन आ गया है अफगानिस्तान में, तब से अफगानिस्तान जो तालिबान में अफीम की खेती होती है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं म्यांमार के अंदर जो अस्थिरता है, अभी म्यांमार के अंदर सैन्य शासन है, तो इस सैन्य शासन में अस्थिरता और उसके बाद जो उसका रोजगार है, व्यापार से उसका डाउन होने के कारण म्यांमार के अंदर खराब मार्केट्स के कारण, मुद्रास्फीति होने के यानी महंगाई होने के कारण म्यांमार के किसान ये जो अफीम की खेती है ये करने के लिए अग्रसर हुए हैं। वो बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करना शुरू कर लिए हैं। यही वजह है कि जो म्यांमार से नंबर 1 बन गया है। तो आइए जानते हैं अफीम, जिसे इंग्लिश में ओपियम्स के नाम से जाना जाता है। यह एक गैर सिंथेटिक मादक पदार्थ है। सिंथेटिक क्या होता है? सिंथेटिक को पूरी तरीके से शुद्ध कर देते हैं और उसकी क्वालिटीज़ को बढ़ा देते हैं, तो उसे बोलते हैं सिंथेटिक्स। गैर सिंथेटिक्स मतलब कि थोड़ी अशुद्धियाँ और क्वालिटी रहती है, उसको शुद्ध करना रहता है, मादक पदार्थ है। इससे बनते क्या हैं? जो अफीम है इससे क्या क्या, इसका पौधा देख सकते हैं, इससे बनते हैं हीरोइंस बनते हैं, मार्फिन बनते हैं, कोडिन्स बनते हैं। हीरोइन एक बहुत सबसे तगड़ा नशा करने वाला पेय पदार्थ होता है, ये इसी से निकाला जाता है, अफीम से भी निकाला जाता है। हालांकि इसका ड्रग्स में भी यूज किया जाता है, यानी कि दवा बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए दो विश्व के सबसे बड़े लोकेशन के बारे में जानते हैं जहां पर होता है खेती किसकी? अफीम की। एक को बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट्स, दूसरे लोकेशन को बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल्स। जो गोल्डन क्रिसेंट्स हैं इसमें 3 देश शामिल हैं जो अफीम का उत्पादन करते हैं। एक है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तीनों का एरिया मिलाकर बनता है गोल्डन क्रिसेंट्स, जो यहाँ पर इस एरिया में जो अफीम का उत्पादन है सबसे अधिक करते हैं। वहीं गोल्डन ट्रायंगल्स में कौन से देश है जहां पर अफीम का उत्पादन सबसे अधिक होता है? दुनिया में 2 एंगल से, ध्यान रखिएगा, एक गोल्डन क्रिसेंट है, एक गोल्डन ट्रायंगल्स है। गोल्डन ट्रायंगल्स में म्यांमार से, लाओस है और थाईलैंड से। ये 3 कंट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, वलपराई पठार के बारे में दिया है। वलपराई पठार चर्चा में क्यों आ गए हैं? चर्चा में इसलिए आ गया है ताकि जो मौसमी रूप से, वार्षिक रूप से हर मौसम में, खास करके सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक हाथियों का प्रवासन होता है किस तरफ? वलपराई पठार की तरफ। ये तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोकेट करता है, तो इसलिए चर्चा में आ गया है। ये इसके लोकेशन देखते ही है वलपराई पठार। ये अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है उसका पार्ट भी है। यहाँ पर माइग्रेशन कहाँ से होता है? हाथियों का माइग्रेशन होता है केरल से तमिलनाडु का जो वलपराई पठार है इस तरफ माइग्रेशन होता है, क्योंकि यह जो वलपराई पठार से हाथियों के प्रवास के लिए अनुकूल है। इसका माइग्रेशन खास करके सितंबर से मार्च महीने के बीच में हाथियों का प्रवास होता है। तो अभी बात चल रही थी कि हाथियों को सुरक्षित केरल से वलपराई पठार तक जाने के लिए इनको एक कॉरिडोर बनाया जाए, ताकि इनको जो आवाजाही है उसमें कोई किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो आइए वलपराई पठार के बारे में थोड़ा और से अगर इस पर नज़र डालते हैं, तो पहले तो ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह एक हिल स्टेशन है जो अपने चाय, कॉफ़ी बागानों और इलायची के लिए जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर चाय का उत्पादन भी होता है, फिर यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन भी होता है, प्लस उसके बाद यहाँ पर इलायची का उत्पादन भी होता है। तो इसलिए भी ये फेमस है वलपराई पठार। ये कहाँ लोकेशन इसका इंपॉर्टेंट है, लोकेशन कहाँ पर है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में। राज्य मन्नार कमेटी, इस पर एक लेख प्रकाशित किया गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा इस कमेटी के बारे में। 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा इसे गठित किया गया था। एक इसके जो पीवी राजमन्नार है इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। ये कमेटी गठित किस लिए की गई थी? कि जो केंद्र के पास शक्तियां हैं उसको राज्यों को हस्तांतरित करने के लिए, यानी कि अधिक मात्रा में हस्तांतरित करने की ये सिफारिश की थे। इनके द्वारा, राजमन्नार के द्वारा। तो ये क्रम वाइज पूछ देता है, तो इनका जो फैक्ट डेट है याद रखिएगा, 1969 में राजमन्नार समिति पीवी राजमन्नार के द्वारा गठित की गई थी तमिलनाडु सरकार के द्वारा।
इन्होंने क्या सिफारिश की थी? अंतर्राज्यीय जो परिषद है जो 1990 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसकी सिफारिश राजमन्नार समिति के द्वारा किया गया था। उसके बाद राजस्व का हस्तांतरण, उन्होंने कहा कि जो वित्तीय संसाधन होते हैं उसका व्यापक वितरण का सुझाव दिया कि राज्यों को अधिक देना चाहिए और राज्य को अधिक सशक्त बनाना चाहिए। उत्पाद शुल्क और उपकर साझा करने के लिए उन्होंने कहा कि कुछ करों और अनिवार्य रूप से विभाजन की सिफारिश की, मतलब कि संघ और राज्यों के बीच कुछ करों का जो अनिवार्य रूप से विभाजन होना चाहिए। विषयों के बारे में राज्य सूची के हस्तांतरण, उन्होंने बोला कि कुछ जो खनिज तेल संसाधन है उनको संघ सूची से निकालकर राज्य सूची में डाल देना चाहिए ताकि राज्यों को अधिक से अधिक सशक्त बनाया जा सके। राज्यों के लिए विधायी शक्ति की बात की कि केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने का जो अधिकार है उसे राज्य को भी देना चाहिए, इनके द्वारा कहा गया था। और फिर राज्यों से परामर्श के साथ करेंगे किसी भी प्रकार का जो कानून बनाता है जिसमें राज्य का हित समाहित है, पहले उससे बात कर लेना चाहिए, अनिवार्य रूप से उससे चर्चा कर लेना चाहिए। इसका महत्व यही है कि केंद्र राज्य संबंधों पर जो राज्य का दृष्टिकोण है उसको और अधिक स्पष्ट करने में राज्य मन्नार की जो कमेटी है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार की एक गाइडलाइन जारी की गई है नई। इसमें है क्या? कोई भी अगर प्राइवेट संस्था, ध्यान रखिएगा, निजी संस्था, कोई भी प्राइवेट संस्था अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी ऑफिसर्स को पुरस्कार देती है तो उसको पहले केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं अगर ये कोई लाभ का पुरस्कार लेते हैं, अगर कोई पैसे में पुरस्कार, इन्होंने कहा कि अगर वैसे आप पुरस्कार दे सकते हैं जिसमें कोई मौद्रिक लाभ नहीं है, वो पुरस्कार आप दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा पुरस्कार आप देते हैं जिसमें पैसा हो यानी मौद्रिक लाभ हो, तो वैसा पुरस्कार देने से पहले आपको केंद्र के जो कैबिनेट लेवल के सचिव हैं उससे अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जो कर्मचारी हैं उससे आप अपना काम अपने निजी हित में काम करवा सकते हैं पैसे या इस प्रकार के पुरस्कार देकर। ये जो नया गाइडलाइंस जारी किया गया है, जो केंद्रीय सिविल सेवा नियम है 1964 जो नियम है उसके आदेशों को उल्लिखित करने के लिए या उसके आदेशों को पालन करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। डायल वर्टिकल माइग्रेशन ये है क्या? इस पर एक लेख चर्चा में आया था। डायल वर्टिकल माइग्रेशन, ये जो गहरे समुद्र में जीव होते हैं उनकी जो गतिविधि होती है, समकालीन गतिविधि होती है। समकालीन मतलब कि वो कभी नीचे रहते हैं, कभी ऊपर रहते हैं, कभी सतह पे आ जाते हैं। तो इनकी जो एक्टिविटीज़ है जो गहरे समुद्र में रहते हैं समुद्री जीव, उनकी जो गतिविधि होती है उन्हीं को बोला गया है डायल वर्टिकल माइग्रेशन। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इसको फिगर में दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, दिन के समय जो जीव होते हैं, समुद्री जीव होते हैं जिसे जू प्लैंक्टन्स बोलते हैं, दिन के समय में शिकारी इनका शिकार कर लेते हैं। तो इस शिकार से बचने के लिए सतह पर यानी कि जो नीचे होता है समुद्री सतह, समुद्री जो तल होता है वहाँ पर आ जाते हैं, नीचे वाले पार्ट में आते हैं जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स नामक वनस्पति रहती है, वहाँ पर अपना ये भोजन और जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में जहाँ शिकारी नहीं मिलते हैं तो ये जो जल है यानी कि समुद्र है इसकी सतह पर यानी ऊपर आ जाते हैं, सतह पर ऊपर आ जाते हैं। तो सतह पर ऊपर आते हैं तो जो भी कार्बनिक पदार्थ, जो भी कचड़े हैं उसको ये डिग्रेड करने का भी काम करते हैं, यानी कि उसको पृथक्करण का भी काम करते हैं। फिर उसके बाद जो भी कचरा रहता है उन मल को नीचे बैठाते हैं, तो ये एक बाद में तो चट्टानी संरचना भी बन जाते हैं छोटे छोटे, प्लस उसके बाद अन्य खनिज संसाधनों में भी बाद में ये इसका निर्माण करते हैं। तो ये था डायवर्जन वर्टिकल्स के बारे में दिया है। ये समुद्र के अंदर डूब जाते हैं, कार्बन युक्त जो कचरा होता है वो भी समुद्र के अंदर चला जाता है। तो जो कार्बन से दिक्कत होती है और भी वनस्पतियों को, उसको ये फ़ायदा पहुंचाने में काम करते हैं। तो ये था एक डायल वर्टिकल माइग्रेशन के बारे में। जो समुद्री जीव होते हैं उनकी एक समकालीन गतिविधि होती है जो ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट, इंडियन टेंट टर्टल के बारे में दिया है। हाल ही में DRI डायरेक्टोरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस लखनऊ में इंडियन टेंट टर्टल के जो 436 यानी 436 बच्चे हैं उसको पकड़ा गया है, उसको बचाया गया, सेव किया गया है। किसके द्वारा सेव किया गया है? DRI मतलब राजस्व खुफिया निदेशालय है। लखनऊ द्वारा विकसित खुफिया जानकारी के आधार पर ये अपना इकट्ठा जानकारी की है। तो कैसे? एक व्यक्ति था जो अवैध रूप से कम 436 इंडियन टेंट टर्टल को लेके जा रहा था दूसरे राज्य में। उसको खुफिया जानकारी के अनुसार जो DRI है वो कब्जा कर लिया है, जिससे जो 436 इंडियन टेंट टर्टल है इसको बचाया गया था। आइए इस टर्टल के बारे में देखते हैं। हिंदी तो तम्बू दिया है।
जियोमेड्रिडेस जाति पंगसूरा जाति से संबंधित है। इसकी प्रजातियां टेंटोरिया है। इसका आकार 20 सेंटीमीटर से 26.5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। कछुओं का रंग भी प्रत्येक उप प्रजाति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। उप प्रजाति में टेंटोरिया में लाल है, पेस्कुलर में स्पॉट के साथ साथ एक जैतून भूरा सिर वाला होता है। मतलब कई प्रकार के होते हैं। यह अर्धजली प्रजातियां हैं। अर्धजली मतलब कि ये पानी में जैसे वो होता नहीं, थोड़ा सा जिसे वेटलैंड बोलते हैं, गीली पानी होता है, मतलब पानी भी है, ना सूखा हो ना पानी हो, गिलचट टाइप का हो, वैसे में होता है। अगर इसके वितरण की बात किया जाए, भारत, नेपाल, बांग्लादेश की ये मूल निवासी है। मतलब कि इन 3-4 देशों में ये मूल रूप से पाए जाते हैं। लेकिन इसके 3 उप प्रजातियाँ भी हैं। 3 उप प्रजातियाँ हैं जिनका नाम जान लीजिए। पीटी टेंटोरिया है, पीटी सरकमडेटा है और पीटी फ्लेवी वेंटर्स है। तो पीटी टेंटोरिया जो होती है प्रायद्वीप भारत में पाई जाती है, जैसे उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, असम, मध्य प्रदेश है, इन सब जगहों पर यहाँ पर मिलती हैं। वहीं जो पीटी सरकमडेटा है ये गंगा की जो पश्चिमी सहायक नदी है और गुजरात की जो नदी है वहाँ पर मिलती है। तो ये था आज के लिए, इतना ही है। थैंक यू।